पहले थायराइड की बीमारी के बारे में बात करते हैं। थायराइड यानी गलगंड यानी गले में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है जिसे हम थायराइड कहते हैं। उसके ठीक तरह से काम न करने की वजह से हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड नामक बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाते हैं। दोनों ही थायराइड के ठीक तरह से काम न करने की वजह से होते हैं, लेकिन दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि जो वेट है वेट बढ़ता है, आपका शरीर जो है पफी हो जाता है, आइज पफी हो जाती है, फेशियल जो एक्सप्रेशन वो डल हो जाता है, आवाज़ बदल जाती है। जो मासिक धर्म है उसका जो साइकिल होता है वो इरेगुलर हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में ठंड को सहन करने की क्षमता कम हो जाती है, लेथार्जी हो जाती है, यानी कि आलस्य बढ़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कई बार आगे के जो बाल हैं, फ्रंट हेयर होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। ये तो हाइपोथायराइड के लक्षण है। और हाइपरथायराइड में क्या होता है कि हाइपरथायराइड में हाइपोथायराइड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें वेट लॉस हो जाता है, यानी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, दुबला पतला हो जाता है इंसान, भूख ज़्यादा लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है जिनको टैकीकार्डिया बोलते हैं, और भूख बढ़ जाती है, नर्वस सिस्टम वो डाउन हो जाता है, हाथ पैर में कई बार कंपन सा होने लगता है, पसीना बहुत आता है। और ये इसमें भी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसमें भी डिस्टर्बेंस इसमें भी हो जाता है, और हीट के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। इसमें बहुत जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि कई बार डायरिया हो जाता है, मोशन बार बार आते हैं, थकान सी हो जाती है, सोने में दिक्कत आती है, बाल ब्रिटल हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में। लेकिन इसको योग के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं ये थायराइड की बीमारी को। तो उसके लिए हमें मुख्यतः 3 तरह के योग आसन किए जाते हैं। एक है सर्वांगासन, एक हलासन और एक मत्स्यासन। तो जो सर्वांगासन है उसमें क्या होता है कि इस आसन में आपको सबसे पहले शवासन में लेटना है। उसके बाद सांस को गहरी खींचते हुए अपनी कमर से ऊपर के हिस्से को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। अपने हाथों से कमर के ऊपरी हिस्से को सहारा लेते हुए आप अपने पैरों को सीधे ऊपर की ओर उठाएं। आपका पैर, आपका पेट और आपका सीना, आपका पैर, आपका पेट और आपका सीना एक ही लाइन में होने चाहिए। थोड़ी आपके सीने को टच करती हुई होनी चाहिए, और आपकी आंखें जो हैं वो आपके पैरों के अंगूठे को देखती हुई होनी चाहिए। इस तरह से आप सर्वांगासन करते हैं। इस स्थिति में आप लगभग 30 सेकंड तक स्टार्टिंग में रुक सकते हैं। उसके बाद भी आप इसे धीरे धीरे करते हुए बढ़ा सकते हैं। लगभग 3 मिनट तक की प्रैक्टिस अगर आप आराम से कर सकते हो तो ये सफिशिएंट टाइम है। इस दौरान आप चाहो तो पैरों को आगे पीछे भी चला सकते हो। इसके बाद फिर धीरे धीरे सर्वांगासन के बाद आपको पैर को नीचे लाते हुए धीरे धीरे वापस शवासन वाली स्थिति में आना है। साथियों, होता है क्या है, इस आसन में जो खून का संचार है वो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर ज़्यादा होता है। नॉर्मली हम चलते हैं, बैठते हैं तो खून का संचार निचले हिस्से पर होता है, लेकिन जब हम ये वाला आसन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, तो खून का संचार जो ऊपर के हिस्से पर ज़्यादा होता है। जैसे गले में उपस्थित जो थायराइड ग्लैंड है उसमें रक्त का संचार उचित मात्रा में होता है, और थायराइड ग्लैंड जो सुचारू रूप से काम करती है। गर्दन को जब हम मोड़ते हैं तो उससे थायराइड ग्लैंड पर दबाव पड़ता है और वो सुचारू रूप से काम करती है। लेकिन इस आसन से केवल थायराइड की बीमारी या गलगंड की बीमारी नहीं ठीक होती, इससे हाइपरटेंशन, नींद ना आना, बाल गिरना और कब्ज जैसी बीमारियों से भी निजात मिलती है। इसमें सावधानियाँ क्या हैं, सावधानियाँ क्या अपनानी चाहिए आपको? इस योगासन में सावधानी ये है कि ये योगासन सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए वर्जित भी है। जैसे कि हाइपरटेंशन यानी उक्त रक्तचाप वालों को इस तरह का आसन नहीं करना चाहिए। जिनको बैकबोन में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, उनको भी ये योगासन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में ये योगासन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को स्लिप डिस्क होता है, स्पॉन्डिलाइसिस होता है, ग्लाउकोमा होता है, या कानों में कोई समस्या होती है, तो उनको भी ये आसन करने की मनाही है। और सबसे ज़रूरी है कि भोजन के उपरांत ये आसन नहीं करना चाहिए। भोजन के 3 घंटे बाद ही ये आसन कर सकते हैं, खाली पेट करें तो बहुत अच्छा है। गर्भवती महिलाओं को भी इस आसन से परहेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब जो दूसरा आसन है हमें गले की ग्रंथि यानी थायराइड को ठीक करने के लिए, उसे हम मत्स्यासन बोलते हैं। सर्वांगासन के तुरंत बाद आप मत्स्यासन कर सकते हैं। इस आसन में हम अपने शरीर को एक मछली का आकार देने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसका नाम मत्स्यासन दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले पद्मासन में बैठना है। कुछ लोगों के लिए पद्मासन में बैठना मुश्किल होता है, इसलिए आप क्या करें कि सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जिसे अलती पलती मारकर बैठना बताया जाता है।
उसके बाद क्या करना है कि पद्मासन में बैठने के बाद आप अपने कमर से ऊपर वाले हिस्से को पीछे की तरफ एक लंबी सांस, गहरी सांस लेते हुए पीछे की तरफ धीरे धीरे झुकाएं और आपकी दोनों कोहनी यानी दोनों एल्बो ये आपकी जमीन पे टिके हुए होने चाहिए। अब आप इस तरह से धीरे धीरे पीछे झुकते हुए अपने सिर के ऊपरी हिस्से को, जिसे हम क्राउन भी कहते हैं, उसको उठाना है। कैसे उठाना है कि पहले तो आप अपने जो दोनों पैर के पंजे हैं उनको अपने हाथों से पकड़ेंगे, कोहनी पर जोर देंगे, कोहनी पर प्रेशर लगाएंगे और इसको अपने सीने को ऊपर उठाते हुए अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाएंगे और सिर इस तरह की पोजीशन में आ जाएगा, आपका शरीर इस तरह पोजीशन में आ जाएगा जैसे कि मछली होती है। ध्यान रहे सिर पर आपका वेट नहीं होना चाहिए। पैर के पंजों को आप ध्यान से पकड़ कर रखें, जितना हो सके मोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान रहे कि तनाव नहीं होना चाहिए, ना शरीर में और ना ही मस्तिष्क में। एक लंबी सांस खींचें, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रहने दें, तनाव बिल्कुल ना होने दें और सांस को धीमे धीमे छोड़ते हुए धीमे धीमे लें, धीमे धीमे छोड़ते हुए धीमे धीमे लें। बिल्कुल आप एक्सर्शन ना लें, बहुत तेज़ी से ना करें, सांस को आराम से लें, आराम से छोड़ें और इसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आपको वापस पद्मासन वाली स्थिति में आना है। इसके बाद पद्मासन वाली स्थिति में थोड़ी देर रिलैक्स करें, आराम करें। तत्पश्चात पैरों की स्थिति को बदलते हुए यही प्रक्रिया आपको फिर से दोहरानी है। अब हमारा तीसरा आसन है हलासन। ये भी हमारा गलगंड यानी हमारे थायराइड को कंट्रोल करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा काम करता है। जब हम सर्वांगसन आसन करते हैं तो उसी आसन को हम आगे बढ़ाते हुए हम हलासन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्वांगसन करें, उसके पश्चात अपने दोनों पैरों को सिर के ऊपर से ले जाते हुए सिर के उस पार जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। हलासन का प्रभाव क्या है, इसका भी थायराइड पर ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है। इससे थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से काम करती है। ये थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है और ब्लड का जो संचार है वो थायराइड ग्लैंड की तरफ होता है, तो उससे थायराइड ग्लैंड जो सुचारू रूप से काम करती है। इसके अलावा इस आसन से मस्तिष्क शांत रहता है, नींद अच्छी आती है। कंधे और रीढ़ रज्जु जो हैं वो खिंचती है तो उसमें भी लचीलापन आता है। जो महिलाएं मीनोपॉज के दौरान हैं, अगर वो ये आसन करती हैं तो उनको भी इसमें काफ़ी आराम मिलता है। कमर का दर्द है, साइनसाइटिस है, सिर दर्द है, ब्लड प्रेशर है, इनफर्टिलिटी है, ये सभी समस्याएं जो है इस आसन से दूर हो जाती हैं। अब बात आती है कि किनको ये आसन नहीं करना चाहिए, हलासन नहीं करना चाहिए। तो वही जो सावधानियां हमने पहले बताई थी कि स्लिप डिस्क वाले, जिनको बैकबोन में पेन है, जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, जिस सियाटिका है या थायराइड पहले से इनलार्ज्ड है, स्प्लीन की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उनको यह हलासन नहीं करना चाहिए। साथियों, महर्षि पतंजलि जिन्हें योग का जनक या योग का गुरु कहा जाता है, उनके अनुसार योगश्च वृत्ति निरोधता यानी कि मन की इच्छाओं को संतुलित बनाना ही योग कहलाता है। योग का एकमात्र उद्देश्य है तमाम मानसिक और शारीरिक दोषों को, कुविचारों को और विसंगतियों से दूर होते हुए एक स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। तो योग को अपनाइए, आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ जीवन व्यतीत कीजिए। आयुर्वेदिक दंत चिकित्सा के तहत अगले एपिसोड में मैं आपको डेंटल कैरीज यानी कि दांतों में लगने वाले कीड़े के बारे में बताऊंगा। उससे कैसे बचा जा सकता है, आयुर्वेद में उसका क्या इलाज है और उससे बचने के लिए आपको कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं, इस बारे में आपको ज़रूरी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।